मेन तो प्रॉब्लम अक्षित के घर के आसपास ही होगा। कोई भी आने दो, सब बाहर ही खड़े रहेंगे। मैं 1.5 घंटे के लेक्चर है या 1 घंटे का लेक्चर है, लेट आया तो बाहर खड़ा रहने का। वो तो जब आएंगे तब उनको पता चलेगा ना कि क्यों आया मैं। चलो, आपको शीट मिला है सबको? यस और यस। ओके, इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव स्टडीड इज एंड और कुछ बोला था मैंने आप लोगों को। हाँ, स्टार्ट। ईश्वर स्टार्ट। आप लोग एक चीज याद रखो, आप इसमें जितना कैजुअल रहोगे, जितना इजी गोइंग समझोगे, आपका सिलेबस उतना लेट कंप्लीट होगा। मैं एकदम आराम से सीबी बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका आधा भी नहीं हुआ रहेगा। ऐसा मत समझना कि सीबी ARB कभी भी मर्ज होने वाला है, मेरे को बैच पैरेलल रखने के लिए इधर भी भगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका गाड़ी ट्रैक पे नहीं आएगा, मैं सेम टू सेम चीज 1700 बार रिपीट करवाएगा। जब तक मेरे को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं गाड़ी आगे नहीं चलाएगा। तो अभी आपके ऊपर है, आपको कितना कैजुअली लेने का है। एंड आई कैन आंसर दिस टू योर पेरेंट्स ऑल्सो इफ दे क्वेश्चन मी। लास्ट लेक्चर में 20 बार बुलवाया था आपको ये चीज मैंने। एंड टुडे ऑल्सो इफ यू डोंट रिमेंबर एंड देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क, टुडे ऑल्सो यू हैव टू लुक एट द शीट। There are certain things you need to take seriously. मजाक की जगह पे मजाक कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन जहाँ पे सीरियस होना है एकेडमिक में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्लीज स्टार्ट। ऑल प्रिंसिपल सबको समझ में आया था? कोई टेंशन नहीं है, पक्का आगे जा सकते हम लोग अभी। यस और यस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में। यू आर एब्सेंट इन द लास्ट लेक्चर राइट? तो आप बोले क्यों नहीं? यू आर एब्सेंट ना, तो घर से प्रिपेयर करके नहीं आया ये सब इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पूछने का जरूरत नहीं है, वीडियो आता है ना यूट्यूब का, तो किसको पूछेगा तू? ईश्वर, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझ में आ रहा है? वेट आउटसाइड। क्या पूछ रहा है मैं? कभी हुआ था मेरा लास्ट लेक्चर? संडे को हुआ था। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। 5 दिन हो गया। मंडे को वीडियो आ गया था, तो फिर देखा भी नहीं रहेगा तुमने। तुम लोग को जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम है ना, सच्ची यही है कि जो चीज बिना मांगे मिल जाता ना इंसान को, इंसान उसका कदर नहीं करता। जिस इंसान को पढ़ने का है ना, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, कोचिंग क्लास का फीस नहीं भरता है, किताब नहीं खरीद सकता है, साला वो यूट्यूब पे ढूंढता रहता है उसको फ्री लेक्चर किधर मिल रहा है, उसमें से भी थोड़ा पढ़ ले। तुमको सब फ्री में दे रहा है, लाइव लेक्चर मिल रहा है, एब्सेंट है तो जूम पे कनेक्ट कर सकता है, जूम पे कनेक्ट नहीं किया यूट्यूब का वीडियो आपको पूरा रिकॉर्डिंग करके दे दिया, लेकिन तुमको जरूरत नहीं समझता उस चीज का। ये 8 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने गारंटी से बोला है। तुम जो बोलेगा ना उस बिल्डिंग की छत पे से जंप मारने को तैयार, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो।
लेकिन वो सुनने के लिए भी वीडियो ओपन तो करना पड़ेगा। I don't want to create that seriousness what I was doing in EduMinds. I believe you people are matured now to take your own responsibility. EduMind में मैं आपके सर पे खड़े रह के करवा के लेता था, चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेता था, नहीं है तो बैठ के बाय हार्ट करवाता था। अभी तो मैं वो नहीं करेगा ना। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग मैच्योर्ड हो यार। अभी तो जो गलती 10th में कर चुके ना 12th में आप लोग वही करोगे। अगेन यू विल फॉल समवेयर बिटवीन 60 to 75%, ट्रस्ट मी। मौका मिला है, अच्छा कॉलेज में निकलो, यहाँ से अच्छा करियर बनाओ। मेन करियर विल टेक ऑफ फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। 12th के जो परसेंटेज आएंगे उसके ऊपर आपका करियर टेक ऑफ होने वाला है। और यहाँ से 12th के बाद जो आपका 5 साल होगा ना, दैट विल डिफाइन योर नेक्स्ट 50 years। आउट, दैट्स ओके, आउट। जो करने का तुम लोग को करो। In insurance, there are major 2 type of insurance. One is life insurance, another is called as general insurance। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। पूरे दुनिया में 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंसान का इंश्योरेंस हुआ, बराबर है, ऑन ह्यूमन लाइफ। एंड दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मतलब हर इंसान को छोड़ के बाकी सब चीज का इंश्योरेंस। कार का इंश्योरेंस होता है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है, जहाज का इंश्योरेंस होता है, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। वो सब इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के होते हैं। एवरी 1 year आपको वो रिन्यू करना पड़ता है। आपको 1-1 साल का ही प्रॉमिस मिलता है उसमें। वो 1 साल पूरा हुआ, प्रॉमिस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वापस चाहिए, वापस नया कॉन्ट्रैक्ट, वापस नया प्रीमियम, वापस नया प्रॉमिस एट न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। बट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट लाइक दैट। लाइफ इंश्योरेंस में टुडे एट दिस कंडीशन वी विल डिसाइड कि आपको कितने का इंश्योरेंस देने का और आप कितना प्रीमियम भरोगे, एंड दैट विल गो लॉन्ग लास्ट। तो उसमें अलग अलग टाइप की पॉलिसीज हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या क्या होती है। अलग अलग प्रकार हैं। एक इंसान कितने टाइप के इंश्योरेंस ले सकता है अपने लाइफ के ऊपर, वो आपका क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी आता है, बट कोइंसिडेंटली ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो 8 मार्क के हिसाब से दिया आपको। क्वेश्चन जो लिखा है दैट इज फॉर 4 मार्क्स। सो अगर 8 मार्क का जो आंसर है और यही क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क के लिए पूछ लिया तो यू हैव टू राइट 4 पॉलिसीज। समझा? नीचे 8 दिया हुआ है, 8 पॉलिसी पढ़ने का है। अगर गलती से 8 मार्क का पूछ लिया क्वेश्चन तो यू कैन राइट इट फॉर 8 मार्क्स। 4 मार्क के लिए तो यू हैव टू राइट ओनली 4 पॉलिसीज। अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, होल लाइफ पॉलिसी। अब ये नाम में ही पता चलता है होल लाइफ मीन्स व्हाट। होल लाइफ मतलब पूरा लाइफ। यस और यस। सो आप जब इंश्योरेंस लेते हो, ये एक्चुअली गड़बड़ वाला पॉलिसी है। होल लाइफ मतलब आपने आज उम्र आपकी समझो 25 साल है, आज आपने डिसाइड किया कि मैं होल लाइफ पॉलिसी लेता हूं, तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम कितना भरोगे आप? समझो आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया, आपको बोलेंगे आप साल का 4,000 5,000 रुपए का प्रीमियम भरो। साल का 5,000 आएगा आपको सर, पूरे साल का। बट वो 5,000 कब तक भरना पड़ेगा आपको? जब तक आप जियोगे तब तक। जब तक आप जियोगे तब तक। और जब आपकी डेथ होगी जो भी एज में, उसके बाद वो 10 लाख रुपया विल गो टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर लीगल हेयर्स। लेकिन आपको पैसा मिलेगा नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंसान लंबा जिएगा, इज इट गुड और बैड?
इंसान की उम्र लंबी हो, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, लेकिन यहां भी ये बुरी बात है। तो मोर यू लीव, more premium you are going to pay. At the age of 25, if I took the policy and if I am living till age 85, that is another 60 years तक मैं प्रीमियम भर रहा हूं, 5,000 करके। पता चला बाय द टाइम जिसके लिए मैं ये कर रहा था, मेरे फैमिली मेंबर मेरे से पहले ऊपर चले गए, मैं अभी तक धरती पे बोझ बना पड़ा हूं। और मेरे को ये भी मालूम है कि ये पैसा मेरे को तो आने ही नहीं वाला है, क्योंकि पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तेरे को तो नहीं मिलना है। So this is miserable condition, right? But yes, it is your choice to buy this kind of the policy or not. So the whole life of a person is insured under this policy. The person assured pays a nominal amount of premium over his entire lifetime. The sum assured is paid by the assurer only on the death of assured to his nominee or legal heir. The assured does not receive money from the insurance company till he is alive. Second is endowment insurance policy. अभी ज्यादा पॉपुलर वाला पॉलिसी नहीं था, होल लाइफ। खतरा है, मेरे को तो मिलना नहीं है। हाँ, मेरे को ऐसा कोई पॉलिसी बताओ कि मैं पैसा भरूं और मेरे को ही पैसा वापस मिले। हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने नया पॉलिसी बनाया उसके लिए, उसको नाम दिया एंडाउमेंट पॉलिसी। What is this endowment policy? So suppose Vaibhav at the age of 30 decides that I want to buy an insurance policy for next 20 years. मैं अपन ज़्यादा पैसा नहीं भरने का, 20 साल तक भरेगा, क्योंकि 30 to 50 का एज ऐसा होता है जब इंसान अच्छा कमाता है। 50 के बाद वापस थोड़ा रिटायरमेंट जैसा फीलिंग आता है, थोड़ा हाथ पर कम काम करेंगे तो अपन को उस वक्त पैसे की ज़रूरत है। तो हमने वैभव सोचता है कि 30 से 50 20 साल तक मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा, 20 साल के बाद मेरे को पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ओके डन। नाउ हियर वैभव बाइज इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस। सो एवरी ईयर नाउ द प्रीमियम विल बी हाई, बिकॉज पॉलिसी का ड्यूरेशन कम कर दिया है, तो पॉलिसी का प्रीमियम विल बी हाई। से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज और से 30,000 रुपीज अ ईयर। Now Vaibhav is paying 30,000 rupees a year, say for example, every year. And for God forbid something goes wrong with Vaibhav during that 20 years. Suppose at his age of say 38 years, 40 years, something goes wrong with him. In that case, his nominee will receive money immediately, 10 lakh rupees, what insurance company has promised. And fortunately, Vaibhav survives the 20 years का term. वैभव को कुछ नहीं हुआ है, 20 साल खत्म हो गया, 20 साल तक हर साल 30 हजार रुपया भरा था। नाउ एट द एज ऑफ 50 व्हेन द पॉलिसी एंड्स, वैभव विल रिसीव ऑल द मनी विच ही हैज पेड प्लस द बोनस अमाउंट। बोनस ज्यादा मिलेगा आपको, मतलब बोनस आई कैन से, अगर तेरा 1 लाख का पॉलिसी था तो तेरे को कम से कम 1.25 लाख रुपया मिलेगा, 1.5 से 1.25 लाख रुपया तेरे को वापस मिलेगा। अगर ये 10 लाख का है तो तेरे को 16 से 18 लाख रुपया तेरे को मिलेगा व्हेन यू आर एट एज 50। समझ में आया? इजंट इट गुड पॉलिसी? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी इन इंडिया, राइट? बुला लो उन लोगों को, कोई तो अक्ल नहीं है, मेरे को तो है। पार्किंग का इश्यू ही नहीं है बेटा, you should be on time so that you get parking. You come late and then you search for parking तो नहीं होता ना। To search for the parking you have to come early. ईश्वर प्लीज बेटा, बाहर कितने लोग थे जो जूम पे देख रहे थे लेक्चर? नो वन ना, नोबडी बॉदर्स। लिंक किसी ने पूछा ही नहीं है, लिंक आएगा कैसे? डिड यू ट्राइड? पूछा किसी को ऑफिस में कि भाई लिंक भेजो हमको? ग्रेट। सो हियर वी आर स्टडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। द टू पॉलिसीज विच वी हैव कवर्ड इज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द एंडाउमेंट पॉलिसी। नाउ द थर्ड वन is the most logical policy according to me, and if I can say, everyone in India who is educated
and who is a chartered accountant will always try to influence you to buy this policy only. This policy is called as term insurance policy. This term insurance policy को दूसरे वर्ड में सिर्फ डेथ बेनिफिट पॉलिसी बोला जाता है. प्रियल मैम, नो डे ड्रीमिंग प्लीज, पे अटेंशन हियर ओनली. लाइफ में सबको प्रॉब्लम है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पढ़ने का. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को दूसरे वर्ड में डेथ बेनिफिट पॉलिसी बोला जाता है. डेथ बेनिफिट पॉलिसी इसके लिए बोला जाता है कि ये भी होल लाइफ पॉलिसी के जैसा ही है. इसमें भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके मरने के बाद आपके फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सीधा सीधा है. उसमें लिखा था होल लाइफ, द होल लाइफ तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, जब तक आप जियोगे तब तक पैसा भरने का है. यहां पे आपको टर्म डिसाइड करने का है इन एडवांस. दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस. मतलब ये होल लाइफ के लिए नहीं है. जब आप पॉलिसी खरीदने को जाते हो तब आपको पहले से बोलना है कि मैं कितना साल प्रीमियम भरेगा. 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल. यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि भाई मैं इतने साल तक प्रीमियम भरेगा. अच्छा, उतना साल तक प्रीमियम भरा, से फॉर एग्जांपल 30 years फ्रॉम नाउ, 30 years you keep on paying premium, and then God forbid you survive the term also, you are still alive after 30 years. So endowment पॉलिसी कैसा था? उसमें 30 साल के बाद पैसा मिलने वाला था. इसमें पैसा नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है. इट इज अ टर्म इंश्योरेंस, इट्स अ डेथ बेनिफिट ओनली. योर फैमिली विल रिसीव द मनी ओनली इफ यू डाई. सर इन दैट केस अगर मैं जिंदा रहा तो 30 साल तक पैसा भी भरा, मैं मरा भी नहीं, मैं जिंदा भी हूं, पैसा गया, यू लॉस्ट इट. तो फिर फायदा क्या सर इस पॉलिसी का? सबसे बड़ा फायदा है इसमें आप आपकी फैमिली को सिक्योर करते हो एट अ वेरी पीनट अमाउंट. एट द एज ऑफ 18, if Vaibhav want to buy a term insurance policy of 1 crore rupees, then at the age of 18 he will have to pay hardly some 3,000 or 4,000 rupees only, and he is buying a cover of 1 crore rupees for his family. ईयर जितना जल्दी आप परचेस कर लेते हो ना, अर्ली एज में यू बाय, लोएस्ट इज द प्रीमियम, लोएस्ट. अब एक चीज तो सबको मालूम है, दैट डेथ इज अनसर्टन और द टाइम ऑफ डेथ इज अनसर्टन. डेथ इज अनसर्टन और सर्टन? डेथ इज सर्टन लल्लू, बट डेथ इज सर्टन ना ईश्वर. और कौन कितना जीने वाला है तो किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है. सो आप जितनी जल्दी एज में इंश्योरेंस परचेस कर लेते हो, एकदम वर्स्ट सिनेरियो आपको देता हूं, और आप अगर साल का 3,000 रुपया अफोर्ड कर सकते हो, साल का 3,000 रुपया, आप 1 करोड़ का प्रोटेक्शन. मैं अपनी फैमिली के लिए 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया at the age of 18. Try to understand this. 5 crore. How much I am paying to insurance company? 15,000 rupees. बरोबर है. अगर 1 करोड़ का 5 करोड़ है तो 3 का 15,000 हो जाएगा प्रीमियम, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा टेंटेटिवली. 15,000 साल का, साल का 15,000 बोलेगा तो महीने का 1,200 रुपया हुआ खाली. लेकिन वो 1,200 रुपये में मैं कितना सेफ फील करता हूं कि मुझे कुछ भी हो गया अगले 30 साल में, मेरी फैमिली को 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा. ईश्वर, मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं, लेकिन फिर भी मैंने वो कवर परचेस किया, क्योंकि लाइफ का पता नहीं ना. साला मैं तो एकदम सेफ ड्राइव कर रहा है, पीछे वाला पी के चला रहा है, मैं तो गया. अब मैं नहीं गया, मेरी फैमिली के सारे ड्रीम्स गए मेरे साथ, सब कुछ गया, क्योंकि आई एम दी ओनली ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली. टुडे इफ आई डाई, माई फैमिली विल बी ऑन फुटपाथ स्ट्रेट वे. तो मेरे को उनके बारे में सोचना पड़ेगा. मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, माई वाइफ कैन नॉट डू एनी जॉब एंड डू एनी बिजनेस, माई डॉटर्स आर वेरी स्मॉल, तो उनका देखभाल कौन करेगा? 5 करोड़ रुपया.
अच्छा लेकिन सर आप 30 साल तक जिंदा रहे तो पैसा तो गया ना। अरे मेरे को ऐसे भी नहीं चाहिए वो पैसा। मैं अगर जिंदा रहा तो मैं खुद 5 करोड़ कमा लिया रहेगा मेरी फैमिली के लिए तब तक। तो ये उसके लिए है जब मैं नहीं रहा तो। ये कॉन्सेप्ट ना लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। 15,000 रुपया गया गटर में, तेल लेने गया, लेकिन 5 करोड़ का कवर परचेस किया मैंने फैमिली के लिए। हर महीने 1200 रुपया फेंक दिया, लेकिन 1200 फेंक के मैं 5 करोड़ का प्रोटेक्शन ले रहा हूं। एवरी मंथ आई एम सिक्योर्ड फॉर 5 करोड़ फॉर नेक्स्ट 30 years। इट्स समथिंग ग्रेट। बट अपने यहां पे कहते हैं ना, वी आर मनी माइंडेड पीपल। हम लोग तो 30 साल के बाद का सोचते हैं, 30 साल के बाद सब पैसा 15 हजार रुपया इंटू 30 ईयर तो अपने को 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया इंटू 3 सर 12-13 लाख रुपया चल जाएगा। अगर आपने को नहीं परवड़ेगा 13 लाख रुपया इसे फालतू का वेस्ट कर दिया। अरे वो 5 करोड़ का इंश्योरेंस है भाई तेरा, कहाँ 13 लाख रुपया, कहाँ 5 करोड़, और कहाँ तू 13 लाख रुपया एक साथ भर रहा है। दैट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे सस्ता। आई विल एडवाइज यू ऑल टू बाई दिस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। और ना 25-50 लाख का मत लेना, अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, आपके पीछे आपकी फैमिली को आप 2-5 करोड़ रुपया नहीं देखेगा ना तो कोई मतलब नहीं है उनका लाइफ जीने का भी। दे विल हैव मिजरेबल लाइफ इन जस्ट 20-30-40 लाख रुपीज, पूरा लाइफ निकालने का उनको। तो यू शुड हैव इनफ ऑफ मनी फॉर देम। सो इंश्योरेंस का पॉलिसी का अमाउंट ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इंश्योरेंस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका जितना एनुअल इनकम है ना, आपका जितना एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अब साल का कितना पैसा कमाते हो वो तो आपको मालूम होगा, एटलीस्ट उसका 10 टाइम्स यू शुड बाय एन इंश्योरेंस। उससे नीचे सोचना ही नहीं चाहिए किसी को। So that is term insurance policy. The policy is taken for a specific term or period. It has lowest premium among all the insurance policy and it remains fixed during the term of the policy. In case of untimely death, dependents, that is the nominee, receives the sum assured as specified in the contract. If the assured is alive at the end of the term, he does not get the policy amount. बराबर है। हम लोग ये खाली लास्ट लाइन को ध्यान में रख के पॉलिसी परचेज नहीं करते। Then comes the annuity policy. Please pay attention. ये भारत में बहुत पॉपुलर है। Again, annuity policy. In this policy, assured has to pay the premium amount in lump sum. ये इंस्टॉलमेंट वाला वर्ड निकाल देना, ये नहीं है। In lump sum. What do you mean by lump sum? एक साथ आपको आज कुछ तो गिफ्ट मिला है, आपको आज कुछ तो बिजनेस में लंबा खासा प्रॉफिट हो गया है, आपने अच्छा जैकपॉट जीता है, आपके हाथ में आज के दिन में 5 लाख रुपया है, आगे खर्चा होने का भी चांस है। आप बैंक में एफडी कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको बोल रहे कि आप एफडी मत करो, आप इससे एक एन्युइटी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। अगेन आई वुड लाइक टू पुट इट एज, सपोज यू आर एट द एज ऑफ 30 ईयर टुडे, 30 साल की उम्र में आपके हाथ में 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया एक साथ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भर दो। 25 साल का पॉलिसी लिया, अब 25 साल तक आपको कुछ नहीं करने का। भगवान ना करे इस 25 साल में कुछ हो गया आपको, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो पूरा आपका इंक्लूडिंग दोस्त 5 लाख रुपीज आपकी फैमिली को दे देगा। लेकिन आपने आपकी फैमिली के लिए नहीं, आपके लिए रखा है ये पैसा। एंड सपोज यू सर्वाइव दैट टर्म ऑफ 25 ईयर, दैट मीन्स एट द एज ऑफ 55, नाउ 55 से लेकर नेक्स्ट 25 ईयर तक, क्योंकि आपने 25 साल का टर्म था, अभी अगले 25 साल फ्रॉम एज 55 इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट एज अ पेंशन। नहीं समझा कि समझा? वापस आपको एक साथ उसने अगर 15-20 लाख रुपया दे दिया तो प्रॉब्लम है। आपको पेंशन मिलना चाहिए हर महीने, मेरे को मेरा घर खर्चा आना चाहिए, तो मेरे को बाकी सब चीज का चिंता नहीं है। मेरा मंथली एक्सपेंसेस, मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेरे को हर महीने इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। Isn't it a good amount? Isn't it a great policy? That is annuity policy. Then comes money back policy. Now this is very
basic and simple kind of policy. Now say for example, again if I say this is like an endowment policy. एंडोमेंट पॉलिसी में क्या था, अपना टर्म याद है किसी को? 20 साल का पॉलिसी लिया था, 20 साल के बाद पैसे वापस मिल रहे थे अपने को। लेकिन ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं आपको 20 साल भी वेट करने का जरूरत नहीं है, हम आपको बीच बीच में पैसा मनी बैक करते रहेंगे। आप सेम है, एंडोमेंट पॉलिसी ही है, लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में आप 20 साल तक पैसा भर रहे हो, 20 साल खत्म हुआ तो 20वें साल के एंड में आपको सब पैसा विद बोनस वापस मिलता है। यहां पे बोल रहे हैं कि एवरी 5 ईयर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स आप तो 20 साल भरना ही भरना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 5वें साल के एंड में, 10वें साल के एंड में, 15वें साल के एंड में आपको सर्टेन अमाउंट रिटर्न करेगा। दैट्स अ मनी बैक पॉलिसी। नाउ सपोज योर प्रीमियम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज योर प्रीमियम इज हाउ मच, 20,000 रुपीज पर ईयर। आपने 5 साल तक कितना प्रीमियम भर दिया आपकी जेब से? 1 लाख रुपीज, 20 हजार करके 5 साल भरा। यस और यस। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हम उसमें से आपको 30,000 वापस दे देंगे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे एंडोमेंट में तो कुछ भी वापस नहीं मिल रहा था, एंडोमेंट में तो सीधा 20 साल का वेटिंग था, लेकिन यहाँ पे 1 लाख में से 30,000 तो मेरे को वापस आ गया कि नहीं आ गया? वो 30,000 मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अगेन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर यू आर पेइंग 20,000, अगेन यू हैव पेड 1 लाख रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी अगेन आपको बोलता है मैं आपको 30,000 वापस दे रहा हूँ। ऐसा 4 बार होगा 20 साल में। अब 30 हजार करके आपके पास वापस कितना आ गया भाई साहब? 1,20,000 तो ऑलरेडी वापस आ गया आपके पास, और अभी आपका पॉलिसी खत्म हो गया 20 साल का, तो जो भी आपका इंश्योरेंस का अमाउंट विद बोनस था वो भी आपको अलग से मिलेगा, प्लस 1,20,000 आप ऑलरेडी ले चुके हैं उनसे। इजंट इट अ गुड पॉलिसी? ग्रेट पॉलिसी। दैट इज मनी बैक पॉलिसी। देन कम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। एक्चुअली ये बकवास है, यहाँ पे एक्चुअली चाइल्ड का इंश्योरेंस होता नहीं, इसको सिर्फ चाइल्ड पॉलिसी बोलना चाहिए। चाइल्ड का इंश्योरेंस कभी नहीं होता है, तो इसको चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नाम दिया है? इट्स सिंपल। इंडिया में ना अपना एक कल्चर है, घर में बच्चा पैदा हुआ हम लोग उसके भविष्य की चिंता करना शुरू कर देते हैं। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बेटे को मैं ये कराऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, फॉरेन भेजूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड दैट्स हाउ द पेरेंट्स आर, बट अगेन द ड्रीम शुड टर्न इनटू रियलिटी। तो दैट्स व्हाई दे सेड कि अगर आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा? प्रीमियम भरना पड़ेगा हर महीने या हर साल, तो उस बहाने आप कंपलसरी सेविंग कर रहे हो। मेरे बच्चे को सोचा कि 18 साल का हो जाएगा, बाद में उसको मेरे को फॉरेन भेजने का। अरे अभी वो 8 महीने का है, अभी पॉलिसी ले लो, अभी से थोड़ा थोड़ा जमा करोगे तो जब वो 18 साल का होगा तब आपके पास उतना पैसा जमा हो गया होगा। आप सोचो मत कि 18 साल तक आप कमा लोगे, ये कर लोगे। सेविंग करना शुरू करो ना भाई अभी से, तो आप सेव करो पैसा और 18 साल तक प्रीमियम भरते रहो, और ऑफ कोर्स उसमें विथ बोनस इंटरेस्ट करके आपको व्हेन द चाइल्ड रीचेस एज 18 यू विल गेट द मनी। सो इट इज अ सेविंग प्लान एक्चुअली, और कुछ नहीं है। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में सेव करो। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सुना था हम लोगों ने, उसमें कैसा था? हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे थे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन गो ओनली फॉर 3 years हाईएस्ट। यहाँ पे आपको 18 साल तक मिल रहा है रिकरिंग, भरते रहो। 18 साल के बाद पूरा लमसम अमाउंट विद बोनस एंड इंटरेस्ट आपको साथ में मिलेगा, जो पैसा आप आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, वगैरह वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं। दैट इज चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड भगवान ना करे अगर उस 18 साल के दौरान उस बच्चे को कुछ हो गया किसी रीजन से, then you get all your money back. So it is a saving cum investment plan. लिखा है यहाँ पे saving cum investment plan, which enables to meet child's future financial needs. One can start investing in this plan right from the child is born. बहुत से लोग जिस दिन बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल से ही उसका इंश्योरेंस का पॉलिसी स्टार्ट कर देता है, and withdraw the saving once the child reaches the adulthood.
Some policies allow intermediate withdrawals to certain intervals. A child insurance policy allows kids to live their dreams. That is the main purpose of this policy. Then comes the retirement plans. Retirement plans is a saving and investment plan. Again the same thing. वहां पे बच्चे के लिए था, यहाँ पे सेम पॉलिसी बूढ़े के लिए है. बूढ़ा मतलब तू बूढ़ा तो होगा ही होगा. अभी हम लोग ने एन्युइटी प्लान डिस्कस किया, लेकिन एन्युइटी प्लान तुमको क्या करने को बोलता है? पहले एक साथ लमसम पैसा भर दो 5 लाख रुपया. यस और यस. नहीं है मेरे पास 5 लाख तो मैं रिटायरमेंट का प्लान नहीं कर सकता क्या? तो भी कर सकता. अगेन द सेम थिंग. आपकी उम्र 30 साल की है, 25 साल का आप रिटायरमेंट का प्लान खरीदो. यहां से 25 साल यानी कि टिल यू रीच एज 55 कीप ऑन पेइंग सर्टेन इंस्टॉलमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी एज अ प्रीमियम. थोड़ा थोड़ा जितना भी आप बचत कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल महीने का 3000, महीने का 2000, महीने का 5000, महीने का 15000, जो भी आपकी औकात हैसियत है आप डिसाइड करो. एंड यू कीप ऑन पेइंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर. एंड आफ्टर 25 ईयर insurance company will pay back to you one lump sum amount plus bonus plus installment आपको for next 25 years. कुछ समझा कि समझा? हेलो, ये आपके लिए हुआ रिटायरमेंट प्लान. चाइल्ड इंश्योरेंस बच्चे के लिए था, ये आप आपके खुद के लिए कर रहे हो अभी फ्यूचर के लिए. क्योंकि एज 55 के बाद लोग सोच रहे कि अभी मैं काम नहीं कर पाएगा, हाथ पैर नहीं चलने वाले हैं, लेकिन इनकम तो फिर भी चाहिए सबको. तो अभी से सेविंग करना शुरू करो. सेविंग करना शुरू करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगा ठीक है आपके अगले 25 साल मैं देख लूंगा. आपने 25 साल तक हमको पैसा दिया, अब अगले 25 साल तक हम आपको पैसा दें. दैट इज प्रोविडेंट फंड. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग है. वो हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब आप जॉब करते हो तो कंपलसरी बोला गया है कि आपका इतना पैसा गवर्नमेंट अपने पास रखेगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगा, और जब आप रिटायर हो रहे हो तब वो पैसा एक साथ आपको मिल जाएगा. प्रोविडेंट फंड. दैट्स अ लम्प सम कॉर्पस विच यू विल गेट. ग्रेचुइटी होगा वो आपको इंस्टॉलमेंट में आएगा. प्रोविडेंट फंड आप एक साथ ले सकते हो. पेंशन वापस इंस्टॉलमेंट में आएगा. सो दैट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब अलग अलग चीज है. प्रोविडेंट फंड इसके लिए बेस्ट है क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट बैंक में नहीं देता है. दैट इंटरेस्ट रेट पेड बाय गवर्नमेंट. आप आज बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखने को जाओ, बैंक आपको 6.5% के ऊपर नहीं देता है. प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट 8% इंटरेस्ट देता है, और आपकी सैलरी से कंपलसरी, मतलब आपको चॉइस भी नहीं है, आपकी सैलरी से कंपलसरी उतना अमाउंट काट ही लेता है. और वो भी आपको नहीं काटने का. ऐसा नहीं कि मैंने आपको सैलरी दिया और बाद में आप गवर्नमेंट को दे रहे हो. एज एन एम्प्लॉयर मैं अपने एम्प्लॉय का पगार ही काट दूंगा, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन योर बिहाफ. तेरा पैसा मैं जमा करवाएगा उधर, क्योंकि मैं डायरेक्ट तेरे को दिया तो तेरे में लालच आ सकता है कि नहीं यार बहुत जरूरत है, घर का ये खर्चा है वो खर्चा है, गवर्नमेंट को बाद में देगा. ऐसा चाहिए नहीं. एम्प्लॉयर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया. इफ एम्प्लॉयर डज नॉट पे दैट मनी टू गवर्नमेंट फॉर अ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर विल बी चार्ज विद पेनल्टी. सो ये कंपल्सरी है. एंड देन कम यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी. दिस इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी विद म्यूचुअल फंड. यहाँ पे आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन अपने को कैसा जलन हो रहा था ना यार, 30 साल तक पैसा भरा लेकिन मेरे को तो वापस कुछ नहीं मिला, तो उसमें थोड़ा मलहम लगाया है. इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ठीक है, आप जो 15,000 का प्रीमियम भरे थे ना, 15,000 के बदले आप हमको 20,000 का प्रीमियम दो. 15,000 रुपये जाएगा टर्म इंश्योरेंस के लिए, 5,000 रुपया जाएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए. वो हम 30 साल तक आपका 5,000 रुपया हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो एटलीस्ट जब आपका 30 साल खत्म होगा तो आपको वो पैसा भी आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका ही पैसा है म्यूचुअल फंड का. यूनिट का मतलब होता है म्यूचुअल फंड. यूनिट लिंक मतलब डायरेक्ट शेयर मार्केट से कनेक्ट करके दिया उसको. यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी. So under this policy, the benefit of life insurance policies are combined with the mutual funds. Same portion
of the premium is invested in listed equity or bonds while other portion is used to provide the life insurance. These policies are very popular. भारत में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आपको बोलेगा आप एक काम करो, टर्म इंश्योरेंस ले लो और एसआईपी कर लो। अब इंश्योरेंस कंपनी ये देख रहा था कि लोग टर्म इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं, तो एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड और टर्म को मर्ज करके ये नया पॉलिसी वो लोग ने बनाया। इट इज कॉल्ड एज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। डन? देख लो भाई, पढ़ लो, देख लो, समझ लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो। पूछेगा मैं किसी को भी। भाई पढ़ने के लिए बोला है, हंसने के लिए नहीं बोला। मेरा फेस देख के देखो, शीट नहीं मिला है। अभी नहीं दिया शीट तेरे को। आप लोगों को कैसे मिला अभी? नहीं, अभी का शीट आपको मिला रहेगा। कि 4 दिन से लेक्चर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर। तो तेरे को जब वो लोग ने बोला खत्म हो गया है, तो तू क्या किया? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तू अभी क्यों पूछा? 4 दिन से आ रहा है ना, तू एब्सेंट था, ये तो तेरे को पता चल गया था संडे को ही। तो इंसान दूसरे दिन आके पूछना चाहिए ना कि भाई कुछ शीट वगैरह दिया है, दोस्त लोगों को पूछने का, उनके पास से जेरोक्स ले लेने का, 5-10 रुपए का खर्चा होएगा। तुम लोग के अंदर है ना कोई चीज का इनिशिएटिव ही नहीं है पढ़ने के लिए। मेहरबानी कर रहे हैं माँ बाप के ऊपर। પપ્પાની દુકાન છે? પપ્પાની દુકાન છે તો બિઝનેસ છે? શેનો બિઝનેસ છે? ગોલ્ડ, સિલ્વર, ડાયમંડ, ટેક્સટાઇલ, ફેક્ટરી છે, ટ્રેડર છે? ઘરમાં કાર છે? કાર? હું તો જસ્ટ એમ જ મારા નોલેજ માટે પૂછું છું.
पूछेगा क्वेश्चन बेटा। क्या हुआ? दो डिफरेंस है। फर्स्ट का नाम ही है होल लाइफ पॉलिसी, मतलब आपको प्रीमियम तब तक भरना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो। टर्म इंश्योरेंस में पहले से टर्म डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना साल प्रीमियम भरोगे, या आपको चॉइस मिलता है एंड यू हैव टू डिसाइड। 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35, आप डिसाइड करो, उतने साल ही प्रीमियम भरने का आपको। वो तो उसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको दर्द हो रहा है कि मैं साला कितना जिंदा रहेगा, मालूम नहीं, ज्यादा जिएगा तो तकलीफ है, तो आप यहां से डिसाइड कर दो कि भाई मैं 30 साल तक पैसा भरेगा। दूसरा, होल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा रहेगा। अगर होल लाइफ में अगर मैंने गलती से 1 करोड़ का इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया ना, देन प्रीमियम अमाउंट इज ह्यूज। वहां पे आपको साल का 30,000 का प्रीमियम आ जाएगा, जहां पे मैं खाली 3,000 भर रहा हूं 1 करोड़ का। प्रीमियम का डिफरेंस उतना बड़ा है। तो आप समझने का कोशिश करो बेटा, क्यों डिफरेंस हो सकता है। आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप थोड़ा लॉजिक लगाओ पहले 2 मिनट के लिए, क्यों होगा। सबसे पहले उसमें पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। होल लाइफ में किसको मिलेगा? जो मर जाएगा उसको, लेकिन सर्टन मिलेगा ना। जो मर गया उसकी फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा, सर्टन है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को सर्टन है कि पैसा हमको देना ही देना है, तो प्रीमियम ज्यादा लेगा। यहां पे इंश्योरेंस कंपनी गैम्बल कर रहा है। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तेरे साथ, 30 साल में कुछ हुआ तो ही पैसा देने का है। तू 30 साल सरवाइव कर गया तो सब पैसा मेरा हो गया, तो उसमें प्रीमियम कम होता है। होल लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी के पास चॉइस नहीं है, पैसा तो देना ही देना है उनको। यहां पे चॉइस है, अगर तू 30 साल बच गया तो मेरे को कुछ नहीं देने का तेरे को, समझा। इसके लिए कम प्रीमियम में बड़ा इंश्योरेंस देता है तेरे को। दोनों को फायदा है। अगर वो इंसान बीच में मर गया तो उस इंसान की फैमिली को फायदा है, नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है। ईश्वर, एक्टिंग हो जाए तो बताओ, आगे चलते फिर। Somebody called, that either office boy or Nita man. એને કયો ને મારે જે સીબી બેચમાં જે મેં કરાવી ફાઇલ ઓપન કરે, એને બીજી ફાઇલ ઓપન, હમણાં શીટ આપી છે એની પહેલાનું એક છે એને, હા એને કયો ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ વાળું છે એ ઓપન કરે।
हाँ लेकिन वो आ रहा है ना, देखो ओपन तो करना पड़ेगा। क्या? पूछ पूछ। कौन सा बोलो ना, मैं उससे सिखा देगा कौन सा। प्रोनाउंसिएशन सिखा देगा, उसमें क्या है। सुन दो बेटा। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। हाँ શું થયું બેટા? ગાઈસ અમે ખુન્નસથી જોઈએ છે હવે. ઈશ્વર.
So that's what we have studied about the life insurance. Coming back to the general insurance now. जनरल इंश्योरेंस मैंने बोला था ह्यूमन लाइफ को छोड़ के और किसी भी चीज वस्तु का आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अपने को इस सिलेबस में सिर्फ दो चीज पढ़ना है। दैट इज वन इज अबाउट द फायर इंश्योरेंस एंड सेकंड इज अबाउट मरीन इंश्योरेंस। सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस को समझते हैं। ये पूरे दुनिया में जितना भी बिजनेस होता है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर मैं बात करूं, पूरे दुनिया का बिजनेस, आई कैन टेल यू मोर देन 96 to 97% ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस हैपेंस थ्रू शिप, कार्गो। जितना भी सामान भारत में आता है बाहर के देशों से, या तो भारत से जो सामान दूसरे देशों में जाता है वो फ्लाइट के जरिए तो हार्डली 2% ट्रैवल हो सकता है। फ्लाइट में कौन सा चीज जाएगा जो एकदम हम लोग जेब में, डायमंड का बात करूं फॉर एग्जांपल, डायमंड का एक इतना सा छोटा सा पैकेट कुड बी ऑफ crores of rupees, so those business can happen through flight, but otherwise all other business happening through sea route, right? जहाज के थ्रू सामान आता और जाता है, और इसके लिए इसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब आप जहाज भेज दिया, सपोज योर गुड्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, सपोज दैट शिप इज टेकिंग 7 days का टाइम, एंड देन इन 7 days देयर आर हाई चांसेस कि 7 दिन के अंदर अंदर जहाज को समंदर के अंदर खतरा हो सकता है। टाइटेनिक हो सकता है, सी पायरेट्स आ सकते हैं, सुनामी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, बहुत सारे दिक्कत है। कई बार खाली ज्यादा बड़ा वेव्स आया, उसकी वजह से पूरा समंदर का पानी आपके जहाज पे चढ़ गया और उसकी वजह से आपका सामान खराब हो गया, मॉइस्चर वगैरह लग गया, देयर आर चांसेस ऑफ रिस्क। So here is the solution which insurance company gives. Insurance company says when your goods are in transit in that ocean, समंदर, तब हम आपके गुड्स को इंश्योर करते हैं कि अगर उसमें अगर कुछ हो गया ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड इफ योर गुड्स गेट डैमेज वी विल पे फॉर इट। So there are certain things which is beyond your control, but yes, insurance company takes charge of that. The best part over here is यहाँ पे पूरे साल का इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे 90%, 95% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर डे के हिसाब से होता है। यहाँ पे जब मेरा सामान चाइना से इधर मुंबई में अगर 7 दिन में आ जाता है तो मैं 1 साल का प्रीमियम क्यों भरेगा भाई, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उसका भी तोड़ देता है, आपको पर डे का इंश्योरेंस का चार्ज भरने का है, विच इज चीपर, विच हैज टू बी चीपर, यस इट इज चीपर। सो उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। सो ऑल दोज वेराइटीज इज द क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ द डेंजर ऑफ द सी। समुद्र की तरफ से जो भी आपको खतरा है उस खतरे को इंश्योर करता है। इट मे कवर लॉस और डैमेज टू वेसल, कार्गो, वेसल मतलब शिप, कार्गो मतलब गुड्स का शिप, पैसेंजर ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्टेशन। All the principles of insurance are applicable to marine insurance contract. The type of marine insurance policies are as follows. The first one is the voyage policy. What do you mean by voyage? Voyage का मतलब होता है जर्नी। बहुत बार यूरोप का एक वर्ड है बॉन वॉयज करके हम लोग बोलते हैं। इफ somebody is going for a long travel तो हम लोग उसको बॉन वॉयज करके बोलते हैं, मीन्स हैव अ सेफ जर्नी और हैप्पी जर्नी, ऐसा करके हम लोग उसको बोलते हैं। सो वॉयज का मतलब है जर्नी। सो यहाँ पे आपकी जर्नी को इंश्योर किया गया है। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाइना से मेरा गुड्स आ रहा है इंडिया में, मुंबई के पोर्ट पे आएगा, चाइना से मुंबई पहुंचने के लिए उसको 7 दिन लगने वाला है। 7 दिन लगने के बीच में अगर थोड़ा क्लाइमेटिकल चेंजेस आ गए, समंदर में ऐसा साइक्लोन का कंडीशन हो गया, तो जहाज क्या उसी रूट से आएगा कि रूट चेंज करके आएगा? रूट चेंज करना पड़ेगा। जब रूट चेंज करेगा तो हो सकता है 2 दिन और ज्यादा लग जाए, हाँ या हाँ,
अब मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था 7 दिन का, अब आने में लग गए 9 दिन, और 8वें या 9वें दिन में मेरा गुड्स खराब हो गया, तो मेरे को इंश्योरेंस का पॉलिसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए उसका सॉल्यूशन दिया है वॉयेज पॉलिसी। वॉयेज में आपने डे फाइनल नहीं किया है, आपने जर्नी फाइनल किया है। अब वो 7 दिन लगे कि 17 दिन लगे, मेरा सामान मुंबई पोर्ट पे आएगा, तब तक माई गुड्स आर इंश्योर्ड, एंटायर वॉयेज इज इंश्योर्ड। नहीं समझा के समझा? क्लियर है? वॉयेज इज इंश्योर्ड। अभी वो तुम्हारा मर्जी, तुम घुमा के लेके आओ, फिरा के लेके आओ, आराम से हॉल्ट करके लेके आओ, मेरा गुड्स खराब नहीं होना चाहिए भाई। मुंबई आने तक मेरा गुड्स सेफ होना चाहिए। सो दैट्स अ वॉयेज पॉलिसी। क्लियर है? यस सर। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा है, दिन वाला या वॉयेज वाला? हाँ, तो आप गए ना। अरे वो उनके पास उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको भी है ना रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं। अगर समझो शिप में कुछ भी डैमेज होता है, उनको शिपिंग कंपनी को रिपोर्ट देना पड़ता है कि कौन से दिन को क्या हुआ। इट बेस्ड ऑन सर्टेन रिपोर्ट्स। गुड्स डैमेज हुआ, ये तो क्लियर है। तो गुड्स डैमेज कैसे हुआ उसका रिपोर्ट वो लोग शिप के कैप्टन के पास मांगेंगे पहले तो, कि शिप में सामान रखा था वो खराब कैसे हुआ। शिप के कैप्टन को पूछेगा, शिप का कैप्टन बोलेगा कि भाई हम लोग यहाँ से आ रहे थे, ये तारीख को रात को यहाँ पे समंदर में, मतलब जो था उसमें वेव्स ज़्यादा थे, हैवी वेव्स आ रहे थे, वेव्स ऊपर आके सीधा जहाज के अंदर पानी घुस गया। हमने किसी तरह से जहाज को थोड़ा टर्न करने का ट्राई किया, जहाज को डूबने से बचा दिया, लेकिन उस चक्कर में थोड़ा पानी जहाज के अंदर आ गया, तो उसमें आपका गुड्स खराब हो गया। रिपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसमें डेट टाइम सब आएगा उसके अंदर। और वो लोग गलत रिपोर्ट नहीं बना सकते खाली तुम्हारे सामान को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा सामान से शिपिंग कंपनी को कुछ लेना देना ही नहीं है। अदरवाइज कैप्टन हैज नो कनेक्शन, नो कंसर्न विथ व्हाट काइंड ऑफ टाइप ऑफ गुड्स यू आर कैरिंग। वो अपना सच्चा वाला रिपोर्ट बना के दे देगा, उसके बेस पे डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? तो बेटर आपके लिए क्या होता है कि आप पूरा वॉयेज को इंश्योर कर लो, डे में मत पढ़ो। डे में पढ़ा तो वापस ये मचना कि 6ठे दिन पे हुआ या 7वें दिन पे हुआ या रात को 12 बजे के पहले हुआ, 12 बजे के बाद हुआ, क्यों इतना मगजमारी करने का? 7 दिन लगे 9, थोड़ा क्या प्रीमियम ज्यादा जाएगा ना मेरा, वॉयेज का प्रीमियम ज्यादा होगा टाइम से, उतना मानते हो चलेगा ना, बट दैट इज वर्थ ना। देन कम्स द टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी मतलब डे वाला पॉलिसी जो मैंने बोला, यहाँ पे टाइम डिसाइडेड है, 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 16 दिन पहले से डिसाइड है टाइम। अब आप रेगुलर बिजनेस करते हो चाइना के साथ, आपको पता ही है 7वें दिन पे गुड्स आ ही जाता है, शिप आ ही जाता है, तो मैं काय को वॉयेज पॉलिसी लूं? मैं 7 ही दिन का लेता हूं ना। आप भी चांस लेते हो, एक बार आपने वेदर फोरकास्ट भी पढ़ लिया है 7 दिन का, कि अगले 7 दिन में ऐसा समंदर में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, खतरा भी नहीं है। आपको लग रहा है अगर वॉयेज पॉलिसी लेगा तो मेरा 25,000 रुपया ज्यादा जा रहा है, 25,000 बचाने के चक्कर में आपने टाइम पॉलिसी लिया, इट इज ओके, बट उसमें कैलकुलेशन होता है आपका। आपके पास चॉइस है कि आप टाइम पॉलिसी खरीदना है या वॉयेज पॉलिसी खरीदना है। ये थर्ड वाला पॉलिसी स्टूपिड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉनसेंस है, ये पॉलिसी कोई खरीदेगा ही नहीं। मिक्स्ड पॉलिसी मतलब क्या लिखा है, जहां पे टाइम एंड वॉयेज दोनों लिया है आपने। अब कोई दोनों क्यों ही लेगा? जहां पे टाइम भी है और वॉयेज भी आपने इंश्योर किया है और टाइम भी इंश्योर किया है, विच एवर इज लेटर, ऐसा करके, तो उसका प्रीमियम तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो दोनों में क्यों पड़ने का किसी को? सो जनरली दिस पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें देखो बोल्ड लेटर में लिखा है फर्स्ट लाइन, दिस पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयेज एंड टाइम पॉलिसी। जहां पे आप वॉयेज को भी इंश्योर कर रहे हो और उतने दिन के लिए वॉयेज को इंश्योर कर रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। देन कम्स द वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूड पॉलिसी में आप इंश्योरेंस लेने से पहले इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठ के उस गुड्स का वैल्यू प्री डिसाइड करते हो। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों ने देखा था गोडाउन में गुड्स रखा था, 10 लाख का गुड्स था, 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी था,
आग लग गया, गुड्स जल गया, 5 लाख का गुड्स जल गया, आपको वापस कितना मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? 5 लाख ही मिलता है ना भाई, पढ़ा था ना हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वही बोलता है कि आपका जितना नुकसान हुआ उतना भरपाई करके मिलेगा। यस और यस। और आप कैलकुलेट करते हो कि कितना गुड्स जला, कितना नहीं जला, कितना हाफ जल गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिसमें आप वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते जलने के बाद। से फॉर एग्जांपल आपने कोई तो एग्जीबिशन से कोई तो पेंटिंग खरीदा, अब वो कोई पुराना जमाने का राजा महाराजा के जमाने का कुछ तो ऐसा एंटिक वाला पेंटिंग आप खरीद के ले आए, ऑक्शन में आपने उसको खरीदा 10 लाख रुपए में। आपके पिताजी के पास बहुत पैसा छोड़ के गए आपके लिए, आप ऐसे ही पैसा उड़ाते हो। 10 लाख रुपए का पेंटिंग खरीद के लेके आए, जहाज में लेके आ रहे हो। अब जब जहाज में लेके आया और वो समंदर का पानी जहाज में घुस गया और आपका पेंटिंग जो था वो नीचे से आधा गीला हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या उसका वैल्यू निकालने को बैठेगा? देखो भाई इतना सही तो थोड़ा खराब हुआ है, एक काम करो उतना पेंटिंग काट के आधा लगा दो, ऐसा चलता है? कि भाई ये 10 लाख का था, ये प्रोपोर्शनेटली काउंट करेगा तो ये 1 लाख का खराब हुआ है, बाकी 9 लाख का तो बरोबर है, हम आपको 9 लाख रुपया देंगे, ऐसा हो सकता है? तो जरा सा भी खराब हुआ मतलब पूरा 10 लाख का वैल्यू जीरो हो गया। समझ में आ रहा बात? इसके लिए उसका वैल्यू प्री डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, वो पेंटिंग का कोई मार्केट प्राइस नहीं है, आपके हिसाब से उसका वैल्यू 10 लाख है। मेरे को तो लगता है कि इसका कोई 1000 रुपया भी क्यों देगा भाई? जलेबी तो बनाया है, जलेबी तो मेरे को भी बनाने को आता है, लेकिन वो मॉडर्न आर्ट ना लोगों की समझ के बाहर का होता है। जिस लोगों को समझ में आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है उसको नहीं आता है। अब उसका वैल्यू 10 लाख है तो होगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसका वैल्यू जितना है ना वो लोग प्री डिसाइड करेंगे, भाई हम लोग इसका पेंटिंग का आपको 15,000 से ज्यादा नहीं देगा, बोल करने का तो कर, नहीं तो जान दो। ये इंश्योरेंस कंपनी भी सोचता है उसके लिए कि इसका 10 लाख कौन देगा भाई, अगर गलती से डैमेज हो गया, इज इट वर्थ ऑफ 10 लाख रुपीज? द आंसर इज नो टू इंश्योरेंस कंपनी। देन दे विल पुट देयर प्राइस कि भाई ठीक है इसका 10,000, इसका 15,000। आप बोलेंगे नहीं नहीं साला 10 लाख का तू 15,000 बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग नेगोशिएट करके किधर 50,000 पे डिसाइड करेगा कि चलो कुछ नहीं 50,000 तो मेरे को मिलेगा इंश्योरेंस का, और उसके हिसाब से उसका प्रीमियम डिसाइड होगा। दैट इज कॉल्ड वैल्यू इज प्री डिसाइडेड। अरे वो राजा अकबर के जमाने का, मुगल के जमाने का कुछ तो ऐसा कटोरा आपको मिला, बोलता राजा इसमें थूकदान था, राजा इसमें थूकता था पान खा के, आप बोलते हो इसका इतना वैल्यू। आप वो थूकदान तुम्हारे लिए वैल्यू होगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो कटोरा है। वो कटोरे का वैल्यू 15 रुपया भी नहीं है, बट यू मे टेक इट एज वो इसका तलवार है, वो इसका भाला है, सब आपके हिसाब से कोई भी प्राइस हो सकता है। There are certain things which is beyond somebody's understanding, उसका भी इंश्योरेंस निकालता है, बट वो वैल्यू दोनों टेबल पे बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करेंगे इन एडवांस। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूड पॉलिसी। सो अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर द वैल्यू अग्रीड at the time of taking policy. The value is mutually agreed between the insurer and insured. This policy facilitates easy installment of claims when it is difficult to assess the real market value of the goods. जब उसका मार्केट वैल्यू अपने को नहीं पता है तो पहले से उसका वैल्यू बैठ के म्यूचुअली डिसाइड कर लो। दिस इज ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी में ऑल टाइप ऑफ रिस्क आर कवर्ड। नॉर्मली क्या होता है पता है, हम लोग कुछ एक रिस्क को ही कवर करते हैं, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ रिस्क इज कवर्ड। What all type of risk are covered? Under this policy, the maximum amount of risk exposure is estimated and the policy is taken for the total amount. This policy covers all type of risk that goods might be exposed to during the voyage. शिप के अंदर भी तो आग लग सकता है कि नहीं लग सकता, मेरे को बताओ। पानी से नहीं आया लेकिन शिप के अंदर ही आग लग गया, गड़बड़ हो सकता है, गुड्स जल सकता है। यस और यस। अच्छा, गुड्स में आग भी नहीं लगा शिप के अंदर, पानी भी नहीं आया, लेकिन ड्यू टू सर्टन क्लाइमेटिकल वेदर कंडीशंस मॉइस्चर वगैरह पकड़ सकता है तो भी गुड्स डैमेज हो सकता है। ये सब रिस्क है कि नहीं है? गुड्स खराब होने के ऑल चांसेस हैं या नहीं है? सो ये सारे रिस्क को एक ही पॉलिसी में कवर कर लिया जाता है। अदरवाइज ये सब के लिए अलग अलग पॉलिसी लेना पड़ता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मॉइस्चर के लिए पॉलिसी अलग है, फायर के लिए पॉलिसी अलग है,
उस समंदर में वो डाकू लोग घुस गए, पायरेट्स आ गए, वो लोग ने लूट लिया, हाँ तो उसका पॉलिसी अलग है। जहाज टाइटैनिक हो गया, उसका पॉलिसी अलग है। सबके लिए अलग अलग पॉलिसी है। तो उसका एक सॉल्यूशन दिया, बोलता है इतना सारा रिस्क कवर करने के लिए इतना सारा पॉलिसी क्यों लेने का। ऑल रिस्क, ऑल पॉसिबल रिस्क टू विच द गुड्स आर एक्सपोज्ड are covered under one single policy. That policy is called as a blanket policy. All risk are covered. समझा? Then come the port risk policy. नाम से ही पता चल जाना चाहिए, पोर्ट पे भी रिस्क होता है। नॉर्मली मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या, पानी ना। एक बार जहाज उतरा पानी में तो आपका इंश्योरेंस शुरू होता है। बट द पोर्ट रिस्क पॉलिसी सेज दैट even when your goods are on port, there are high chances that it may get damaged on port. अभी तो आप सामान चढ़ा रहे हो, उतार रहे हो, उसमें भी कुछ तो डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, सामान आपका गोडाउन में पड़ा हुआ है पोर्ट में, अभी तक आपका शिप लगना बाकी है, और उसके पहले फ्लड आया। फ्लड आएगा तो पोर्ट पे जितना सामान है वो डैमेज होगा कि नहीं होगा? होगा। 2004 में जब सुनामी आया था, आई हैव सीन दोज वीडियोज। टाइटैनिक जितना बड़ा एक शिप, नॉट एग्जैक्टली ऑफ दैट साइज बट दैट ऑलमोस्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ शिप वॉज लाइंग ऑन द पोर्ट। पोर्ट पे खड़ा है, समंदर के अंदर भी नहीं है, पोर्ट पे है। एंड वो जो सुनामी का फोर्स आया था, पानी का फोर्स, वो शिप को 50 फुट दूर लेके गया, पोर्ट पे ही घसीट के। पानी का इतना फोर्स, पानी का फोर्स ना इज अनइमेजिनेबल। जहाज पोर्ट पे खड़ा है, ऑफ कोर्स पानी में है बट पोर्ट में उसको एंकर करके रखा हुआ है, बट वो जहाज भी 50 फुट दूर तक ड्रैग हो गया, तो उस पर कितना नुकसान हो सकता है? यस, सो पोर्ट पे भी रिस्क है, तो योर गुड्स हैज टू बी कवर्ड व्हेन गुड्स आर लाइंग ऑन द पोर्ट. So that's a port risk policy. The policy covers all type of risk to vessel when it is anchored at the port for a specific period of time, right? The composite policy. ये बहुत कम लोगों को समझता है composite policy. This policy is taken when the amount of insurance is very high. मतलब इतना आप huge business कर रहे हो ना कि इंश्योरेंस कंपनी को भी डर लगता है कि इसका पॉलिसी लिया और किधर टाइटैनिक हो गया, साला वो तो डूबेगा, अपना कंपनी भी डूब जाएगा, इसको अपन पैसा चुका ही नहीं पाएगा। तो उसको रिस्क को डिवाइड कर देते, दे बाय इंश्योरेंस फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज। ऑफ कोर्स आपको 10 इंश्योरेंस कंपनी में घूमने का जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ही बाकी 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपको इंश्योरेंस का कवर दे देगा। बट व्हेन मोर देन 1 इंश्योरेंस कंपनीज आर इन्वॉल्व्ड, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट इंश्योरेंस पॉलिसी। समझा कि समझा? हेलो, then comes single vessel policy. This policy covers the risk of one vessel of the insured. It is more suitable for small ship owners who has only one ship of one ship is different fleets. नहीं समझा किसी को? क्या समझा? एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो ना ईश्वर, हमने इतना समझा कि गुड्स जाएगा जहाज के थ्रू, यस और यस, जहाज के थ्रू जाएगा। अब ये जहाज के थ्रू को थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझो कि समझो आप जहाज से बिजनेस नहीं कर रहे हो, विद इन इंडिया बिजनेस का। आप इधर से बैंगलोर आपको सामान भेजने का है, तो बैंगलोर सामान कैसे भेजोगे? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा कि नहीं होगा, जो रोज मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई अपना ट्रक आता जाता है, जिसमें सब सामान लेके आता है, लेके जाता है। कुरियर कंपनी, कैरियर कंपनी हम लोग जिसको बोलते हैं, यस और यस। शिपिंग में भी ऐसा होता है, शिपिंग कंपनीज होती है जो ये खाली शिप चलाती है गुड्स को लेके आने का, लेके जाने का। नहीं समझा कि समझा? आप सामान किसको दोगे? आपका सामान आपको इधर से अफ्रीका भेजने का है, तो अफ्रीका वाले को दोगे या इधर से जो जहाज अफ्रीका जाता है उसको दोगे? वो अफ्रीका जो जहाज जा रहा है उसका काम ही वो है गुड्स को लेके आना, गुड्स को लेके जाना बिटवीन 2 कंट्रीज। तो वो शिपिंग कंपनी को भी तो डर है ना, साला तुम्हारा तो गुड्स जाएगा, मेरा तो साला करोड़ों अरबों रुपए का शिप गया पूरा टाइटैनिक।
उसको भी तो अपना शिप का इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस और यस। अभी उसमें वो टाइम वॉयज वगैरह देखेगा कि भाई कहीं पे भी होगा, कोई भी रूट पे होगा, मेरा जहाज दुबई जा रहा है, कभी मेरा जहाज अफ्रीका जा रहा है, कभी मेरा जहाज लंदन जा रहा है, कहीं पे भी जाएगा बिजनेस के लिए, लेकिन डूबने का चांस है। यस और यस। तो मैं मेरी शिप का जब इंश्योरेंस लेता हूँ, पूरी शिप का, उसको बोलते हैं वेसल इंश्योरेंस, दैट इज सिंगल वेसल पॉलिसी। ये सिंगल है, उसके नीचे फ्लीट लिखा है। अब मेरे पास एक शिप नहीं है, मैं शिपिंग कंपनी है, मेरे पास 10 शिप है, कोई अफ्रीका जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, सब है ना। तो हर एक शिप का अलग अलग पॉलिसी लेना पड़ेगा? सेड नो, all ships are covered under one single insurance policy is called as fleet policy. Several ships belonging to one owner are insured. लिखा है इसमें? हेलो। And last one is the block policy. In case of this policy, the cargo owner is protected against the damage of cargo in all modes of transport. This is बकवास पॉलिसी, एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब आपका सामान चाइना से यहाँ पे तो आ गया, अब यहाँ से आप पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो आपका सामान, क्योंकि चाइना से कुछ तो इंपोर्ट किया है, पूरे इंडिया में आपके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होंगे, तो इधर से आपका कुछ सामान रेलवे में जाएगा, इधर से आपका कुछ सामान ट्रक में जाएगा, उसको भी डैमेज हुआ तो उसका भी इंश्योरेंस पॉलिसी। समझा कि समझा? क्लियर है? तो उसको बोलते हैं ब्लॉक पॉलिसी। मतलब जब तक आपका सामान डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, भले समंदर के बाहर आ गया है, अभी रोड में है, अभी रेलवे पे है, फिर भी अगर उसको कुछ डैमेज हुआ, स्टिल योर गुड्स आर इंश्योर्ड। दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक पॉलिसी। इसको जगाओ भाई, तो क्या करो, आजा इधर आजा। आ रहा 1.5 घंटे के लेक्चर में भी लेट आने का, और उसमें भी तुमको नींद आता है लेक्चर के बीच में। आजा इधर। बोल। नहीं, तो मेरे को लगा कि तेरे को उतना अक्ल तो रहेगा, मेरे को लगा कि तेरे में उतना अक्ल तो रहेगा। बा इधर क्या, तेरा शक्ल देखने के लिए तेरे को बिठाएगा मैं? हाँ, तुम लोग कॉमन सेंस क्यों यूज नहीं करता है? રાતના 3:30 વાગ્યા સુધી યુટ્યુબ જોતો પછી આવતા હે। ईश्वर, all these 10 type of policy please go through quickly. Pardon? ग्रुप पॉलिसी वही ब्लैंकेट पॉलिसी हुआ, ग्रुप हुआ ना। फ्लीट पॉलिसी इज अ ग्रुप पॉलिसी हुआ, ब्लैंकेट पॉलिसी भी ग्रुप पॉलिसी हुआ। इनफैक्ट ब्लॉक पॉलिसी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एक टाइप का ग्रुप ही हुआ ना। ऑल टाइप ऑफ रिस्क आर कवर्ड अंडर वन पॉलिसी, इट्स नथिंग बट अ ग्रुप पॉलिसी। वो मरीन में नहीं आएगा ना, वो लाइफ में आता है। लाइफ में ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी आता है, वो लाइफ में आता है। गर्मी जाए, पढ़ो पढ़ो, एक्टिंग कर मस्त, पूछेगा अभी। બધું બરોબર છે। સિલિન્ડરનું વજન તારા કરતા વધારે હશે।
नहीं पढ़ लो, but see anyways when you are writing this answer for 8 marks you may skip this kind of the policy. ईश्वर अभी रिजल्ट है क्या आप लोगों का? कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं बीमार था तो ऐसा कुछ नहीं आता। टाइम है तो जाके आओ, डिले मत करना। कुछ ऐसा जेन्युइन रीजन है तो दूसरे दिन भी मिलता है। उतना याद नहीं रहता वो लोग। ओ बाबा ऐसा बात करते असं कसं? मैम यू आर डाउटिंग मी? चढ़ जाने का थोड़ा। और तुरंत क्या बोल तो व्हाट इज इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस? ईश्वर बोल। प्रिंसिपल्स सुपर। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? बोल 4-5 तो बोल। अरे देख के नहीं बोलने का है। अरे बोल रहा हूं देख के नहीं बोलने का तो। होल लाइफ। एंडोर्समेंट नहीं है, एंडाउमेंट। एन्युइटी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ना याद नहीं आ रहा, वो खाली वैभव को याद है। बोल वैभव। टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। अभी हाँ बोल। एक्सप्लेन फ्लीट पॉलिसी। कॉन्सेप्ट समझा था ना? हाँ तुरा क्या स्टैंड अप? हाँ स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप।
एक्सप्लेन एन्युइटी पॉलिसी। बोलो, फिर से बोल। एक लाफो मारी इसने, आगो कान लाल दइए से दारो। અહીંયાથી લાફો પડશે ને અહીંયાથી। ओ भाई ओ काका જોવાન નથી, बोल। मेरे को क्या मालूम, मैं थोड़ी पढ़ा लिखा तेरे जितना। थम्स अप, पूरे साल का थम्स अप। तीन सेंटेंस इंग्लिश में बोल खाली, बस 3 सेंटेंस एन्युइटी पॉलिसी पे। हाँ बताओ बताओ, उसको बताओ, सोशल वर्कर लोग। आप लोग क्या लगता है कौन है मैं इधर? जो अमाउंट को लमसम में पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी के लिए जो पैसा भरना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? जाइए जाइए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा भाई।